नमस्कार साथियों, मेक इंडिया पार्ट ऑफ G8 एंड वॉच डेमोक्रेसी बीट चाइना एट इट्स ओन गेम। बहुत ज़्यादा मांग आजकल यूरोप और अमेरिका में उठ रही है कि जो G7 ग्रुप है इसको एक्सटेंड करके G8 बनाया जाए, भारत को पूर्णकालिक सदस्य के रूप में G7 में शामिल किया जाए और दोबारा से G7 को G8 बनाया जाए। आप जानते हैं 2014 तक जो अभी G7 है वो 2014 तक G8 हुआ करता था। 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया पर अटैक किया तो G8 ने रशिया को अपने ग्रुप से निकाल दिया और वापस से G7 बन गया है। और अब मांग की जा रही है कि इंडिया को इसमें शामिल किया जाए और इसको फिर से G8 बनाया जाए। तो क्या इसके फायदे भारत को होंगे, क्या भारत को इसे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, पूरी जानकारी आपको विस्तार के साथ देंगे। आप लोग एक बात बहुत ज्यादा आपके दिमाग में आ रही होगी कि जो G7 कंट्रीज हैं, आपको इसमें दिखेगा इटली है, यूके है जो अंग्रेजों ने जिन्होंने हमारे यहां पर शासन किया था, जर्मनी है, यूएस है, कनाडा है, फ्रांस है और जापान है। ये सारे के सारे देश भारत के विरोधी राष्ट्र रहे हैं। आपको पता होगा कि 2000 ठीक है लगभग 1947 आजादी से लेकर के लगभग 2005 तक ये सारे के सारे देश भारत के विरोधी रहे। जब 1998 में भारत ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद इन देशों ने भारत की भर भर की आलोचना की थी। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जब भी वॉर होता था ये सारे के सारे देश भारत को आक्रांता कहते थे, अपने पड़ोसियों पर भारत अटैक करता है, ये करता है। तो भारत को जो वैश्विक दुनिया है इस पर अलग थलग करने का प्रयास किया था। खासतौर पर 1971 का जब वॉर चला था तो केवल एक देश भारत के साथ था, वो रशिया है, और पूरी की पूरी दुनिया जिस तरह से अभी रशिया के खिलाफ है उस तरह से भारत के खिलाफ थी। तो आखिर ऐसी क्या जियोपॉलिटिक्स में मजबूरी आ गई है कि ये जो देश हैं ये अब भारत की ओर झुकने लगे हैं। 2005 के बाद से आप देखेंगे 1998 में तो भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो इन देशों ने भारत पर बहुत ज्यादा सैंक्शंस लगाए थे और 2005 के बाद से स्थिति अपने आप में बदलने लगी है और इन देशों का झुकाव कहीं ना कहीं भारत की ओर होने लगा है। तो इसके क्या कारण है और क्यों ये देश जो G7 प्राचीन काल से भारत विरोधी था वो आखिर अब इंडिया को ही इसमें शामिल क्यों करना चाहता है, इसके बारे में विस्तार के साथ जानकारी लेंगे। तो पीएम मोदी सेट टू अटेंड G7 क्वाड समिट्स इन जापान एंड ऑस्ट्रेलिया इन मई। तो देखिए एक तो G7 है, G7 की प्रेसिडेंसी इस साल जापान के पास है, क्वाड की प्रेसिडेंसी इस साल ऑस्ट्रेलिया के पास है और G20 इसकी प्रेसिडेंसी इस साल इंडिया के पास है। तो खबर है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जापान और ऑस्ट्रेलिया के दौरे में जाने वाले हैं G7 और क्वाड की समिट को अटेंड करने के लिए। तो यहां पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्वाड का तो चलो ठीक है, क्वाड का भारत मेंबर है, जापान है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और यूएस है, इन चारों ने मिलकर क्वाड नाम का एक संगठन बनाया है चाइना को काउंटर करने के लिए। तो क्वाड की समिट में जाना तो ठीक है, समझ में आता है। G7 का तो भारत मेंबर है ही नहीं, फिर जापान में होने वाले G7 की समिट में भारत क्यों जा रहा है? तो देखिए ये कॉन्सेप्ट अपने आप में वैसा ही है जैसे हमारे यहाँ पर शादी होती है और शादी में हम अपने जो खास दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, करीबी लोग होते हैं, उनको इनवाइट करते हैं। तो ठीक इसी तरह से जियोपॉलिटिक्स में भी होता है। जब किसी कंट्री में कोई बैठक होती है, कोई समिट आयोजित होती है तो अपने फ्रेंड कंट्रीज को मेजबान के रूप में अपने आप में इन्वाइट करता है। जैसे भारत के पास इस साल G20 की प्रेसिडेंसी है तो ऑब्वियस सी बात है भारत की जो फ्रेंड कंट्रीज होंगी, ठीक है, जैसे हमारे पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, ठीक है, इसके अलावा नेपाल है, ये भारत के बहुत ही अच्छे अलाइज है। इनके साथ भारत अपने संबंधों को और ज्यादा बेहतर करने के लिए, इन्हें अपने विश्वास में लेने के लिए, भले ये G20 की मेंबर नहीं है, G20 क्या दुनिया की 20 सबसे बड़ी इकोनॉमीज है जिसमें से भारत का स्थान 5वें नंबर पे अभी आता है और बहुत जल्द भारत का स्थान 2027-30 तक तीसरे नंबर पे पहुंच जाएगा। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि भारत भी मेजबान है, तो भले ही नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, भूटान है, ये G20 के मेंबर नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे दोस्त हैं और G20 की प्रेसिडेंसी साल हमारे ही पास और हमारे ही देश में G20 की बैठक होनी है तो इन देशों को एक तरह से तवज्जो देने के उद्देश्य से भारत इनको इन्वाइट कर सकता है। तो ये मेजबान देश के पास अधिकार होता है। और आजकल के दिनों में G7 के जितने भी कंट्रीज हैं वो भारत के लगातार करीब आते रह रही हैं और G7 के जितने भी देश हैं वो भारत को एक गैर सदस्य के रूप में हमेशा आमंत्रित करते हैं। इस साल G7 की मीटिंग जापान में है और जापान भारत का बहुत अच्छा दोस्त है। तो जापान ने भारत को स्पेशली इन्वाइट किया है कि जो G7 की समिट हमारे यहाँ पर हो रही है आप भी इसके शिखर सम्मेलन में हिस्सा लें। इसे पिछले साल भी इन्वाइट किया गया था और उससे पहले भी इन्वाइट किया गया था। तो पीएम मोदी जी जाने वाले हैं जापान और वहां पर G7 की समिट को अटेंड करने वाले हैं और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि भारत इस साल G7 के क्लाइमेट क्लब को ज्वाइन कर लेगा और G7 के क्लाइमेट क्लब को ज्वाइन करके भारत को बहुत ज्यादा फायदा होगा और इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। क्योंकि जब कभी भी आपको पता है डेवलपमेंट जहां पर होता है वहां पर इन्वायरमेंट फॉल हो जाता है, डेवलपमेंट बढ़ेगा तो इन्वायरमेंट गिरेगा, क्लाइमेट गिरेगा, ठीक है। तो भारत को ऐसी टेक्नोलॉजी मिलेगी, उस तरह की चीजें भारत को इस ग्रुप को ज्वाइन करके मिलेगी, इस क्लाइमेट क्लब को ज्वाइन करके मिलेगी, जिससे भारत का डेवलपमेंट भी होगा और इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान होगा। यानी कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सतत विकास करना, एक इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए वो चीजों में भारत को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इस G7 के क्लाइमेट क्लब को ज्वाइन करके। और इस साल आपको पता है अमेरिका ने भी भारत को इन्वाइट किया है, एक राजकीय दौरा पीएम मोदी का होना है और इस दौरे से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही हैं। अमेरिका का एक राजकीय दौरा होने वाला, व्हाइट हाउस ने बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति अपने आप में जारी की है कि पीएम मोदी का अपने आप में क्या है स्वागत है भारत में।
अमेरिका में। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे, जैसा कि मैं आगे ही आपसे प्रश्न कर चुका हूं, कि जो G7 की जो कंट्रीज हैं 2005 तक ये धुर विरोधी थी, भारत के विरोधी थी। तो आखिर 2005 के बाद जियोपॉलिटिक्स में ऐसे क्या बदलाव आए हैं कि ये देश लगातार भारत के साथ आने लगे हैं। जैसे अंग्रेज थे, ठीक है, यूके थे, यूनाइटेड किंगडम भारत विरोधी था, अमेरिका भी भारत विरोधी था। 1971 के वॉर में ब्रिटेन और अमेरिका भारत पर अटैक करने के लिए आ गए थे, उस समय रशिया ने भारत की जान बचाई थी, ठीक है। तो आखिर क्या मजबूरी इनमें अपने आप में आ गई है कि ये इतने ज़्यादा कंसर्न क्यों हो गए हैं चाइना को लेकर। आपको मैं बता दूं, देखिए, इनकी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी मजबूरी हो गई है, जो ब्रिक्स है, ठीक है। ब्रिक्स आप जानते हैं 5 देशों का संगठन है, और इस ब्रिक्स ने अपने आप में नींद उड़ा के रखी है G7 कंट्रीज की। देखिए, इस ब्रिक्स के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, तो ब्रिक्स 5 देशों का समूह है, जिसमें ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका। अब देखो, जो ब्रिक्स की कंट्रीज है, इनमें भी ये जो 3 देश हैं किसी मतलब के लिए, देखो साउथ अफ्रीका कुछ भी खास यहाँ पर नहीं है, इकोनॉमी भी कुछ खास इसकी नहीं है। आपको पता है यहाँ पर रंग भेद बहुत ज़्यादा है, काले और गोरों के बीच में यहाँ बहुत ज़्यादा लड़ाई है। और एक बात साउथ अफ्रीका के बारे में खास आपको बता दूँ कि साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, ठीक है। लेकिन जब यहाँ की सरकार को देखने को मिला कि जो सत्ता है वो गोरों से हटकर कालों के हाथ में जा रही है, तो साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जिसने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को, अपने न्यूक्लियर वेपन को नष्ट कर दिया था। तो साउथ अफ्रीका कोई खास बहुत ऐसा देश है नहीं। ब्राजील भी कोई खास ऐसा देश नहीं, यहाँ पर ड्रग्स इत्यादि बहुत बड़ी तादाद में चलते हैं और बहुत ज़्यादा अपराध है। रशिया भी बहुत कमजोर हो चुका है, 2 ट्रिलियन भी इसकी इकोनॉमी अपने आप में नहीं रह चुकी है। तो ब्रिक्स में 2 देश हैं जो डोमिनेट करते हैं, एक इंडिया है और एक चाइना है, और भारत और चीन की लीडरशिप ही अपने आप में इस ब्रिक्स में चल रही है, ठीक है। और आपको ब्रिक्स की बात बता दूं, तो ये ब्रिक्स अपने आप में ओवरटेक कर रहा है G7 कंट्रीज को। जी हाँ, ये जो चाहे डेवलपमेंट के मामले में हो, चाहे आबादी के मामले में हो, चाहे जीडीपी के मामले में हो, ये जो ब्रिक्स है अपने आप में इसने G7 को काफी पीछे छोड़ दिया है। और G7 कंट्रीज में आपको बता दूं, इसमें जितने भी देश हैं, G7 के देश हैं, इनमें इस साल इनके रिसेशन में जाने के 100% चांसेस है। देखिए, जो यूके है, जिन गोरों ने हमारे यहाँ पर शासन किया था, इस बार बताया जा रहा है कि इनकी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो लगातार नेगेटिव रह रही है, और यहाँ पर जीडीपी लगातार गिरती जा रही है। भारत में जिस तरह से आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ रेट 7 है, 8%, 7%, 8%, इतनी तक ग्रोथ हमारे यहाँ पर हर साल हो रही है। इनकी 10 साल में, 15 साल में हमारी जीडीपी जितनी अभी है उसकी दुगनी हो जाएगी, तिगुनी हो जाएगी। तो इस तरह से अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन जो यूके है और ये सारे देश है, यहाँ पर ग्रोथ रेट नेगेटिव हो रही है, और सबसे ज़्यादा चांसेस हैं यूनाइटेड किंगडम के रिसेशन में जाने की। रिसेशन का मतलब होता है मंदी, और मंदी का सिंपल मतलब होता है कि मंदी एक ऐसी सिचुएशन देश के लिए होती है जहां पर वहां का बाजार जो है वो सामानों से पटा रहता है, लेकिन लोग उसको खरीद नहीं पाते हैं क्योंकि इतना महंगा वो सामान हो जाता है और लोगों की इनकम बहुत कम हो जाती है। यानी कि जो सामान की कीमत है और लोगों की इनकम, इन दोनों के बीच में इतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है कि बाजार में सामान होगा, लोग खरीद नहीं पाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, खरीद नहीं पाएंगे तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और सामान की बिक्री से ही सरकार को टैक्स मिलता है, जिससे सरकार चलती है। वो टैक्स कब मिलेगा तो सरकार को भी मुश्किल हो जाएगी। तो ये जितने भी देश हैं, आपको इटली से लेकर अमेरिका, इन सब के रिसेशन में जाने के हाई चांसेस है। और इन सभी देशों की बात जहां तक होती है G20 की कंट्रीज की, तो इसमें इंडिया सबसे टॉप पर है। यानी कि इंडिया के मंदी में जाने के चांसेस 0% है। चाइना के मंदी में जाने के चांसेस लगभग 12% है। तो सबसे बेहतर स्थिति में भी भारत है। और अगर ऑब्वियस सी बात है, जो मैं आपको G7 कंट्रीज बता रहा हूं, चाइना तो इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि चाइना के आजकल ये सारे के सारे विरोधी हैं। और आपको मैं एक बात बता दूं कि ये सारे देश किसी काम के नहीं है। रशिया है, बहुत कमजोर है, ब्राजील भी बहुत कमजोर है, साउथ अफ्रीका भी बहुत कमजोर है। पूरी दुनिया में एक तरह से इंडिया और चाइना जिस किसी भी ग्रुप में जाएंगे, उस ग्रुप का वजन अपने आप बढ़ जाएगा। क्योंकि देखिए, ये दोनों ही देश दुनिया की पहली और दूसरी बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं, और जिस भी ग्रुप में जाएंगे, उस ग्रुप में दुनिया की लगभग 40 से 45% आबादी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि उस ग्रुप की इकोनॉमी भी बढ़ जाएगी, उस ग्रुप की आबादी भी बढ़ जाएगी, और ऑब्वियस सी बात है कि उस ग्रुप का वजन भी बढ़ जाएगा। तो यही कारण है कि ये जो देश हैं, ये रिसेशन की कगार पर है, ठीक है। इनके पास सामान है, लेकिन इनके नागरिकों के पास उसको खरीदने के लिए पैसा नहीं है। इनको चाहिए एक बहुत बड़ा बाजार जहां पर जाकर हम सामान को बेच सके। अब आप खुद सोचिए, आप अपनी दुकान खोलते हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर पब्लिक ही नहीं है, आबादी बहुत कम है, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी दुकान ज़्यादा चलेगी नहीं। अगर आप अपनी दुकान एक ऐसी जगह पर खोलते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा आबादी है, ऑब्वियस सी बात है आपको फायदा होगा। और भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, आप जानते हैं भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया और यूके के बीच में हो जाता, आजकल बात चल रही है यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, अगर इंडिया और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो यूके का सामान निर्बाध रूप से भारत आ सकेगा। और आप जानते हैं कि जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि कुछ शर्तें तैयार होती है कि अगर हम दोनों देशों का सामान एक दूसरे देश में जाएगा तो उस पर टैक्सेशन नहीं लगेगा, या अगर लगेगा भी तो वो पहले से लिमिटेड होगा और पहले से तय होगा, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंग होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आज तक यूके से अगर कोई सामान भारत आ रहा था तो भारत
भारत की सीमा पर वो बहुत ज़्यादा टैक्स लगने की वजह से भारत में महंगा हो रहा था और बाजार की जो भारत के बाजार है उससे वहाँ का सामान लगातार गायब हो रहा था। अब अगर टैक्स लगेगा, अगर टैक्स नहीं लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो सामान सस्ता होगा, क्योंकि पहले वो सामान महंगा अपनी क्वालिटी की वजह से नहीं बल्कि बॉर्डर पर लगने वाले टैक्सेस की वजह से महंगा हो रहा था। तो अगर यूके और इंडिया के बीच में अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अपने आप में हो जाता है तो इससे यूके को बहुत फायदा होगा, क्योंकि कंट्री लगातार रिसेशन में चल रही है और इनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है एक ऐसे बाजार की जहां पर ये अपना सामान बेच सके, जिसके लिए इंडिया सबसे ज़्यादा अनुकूल है। और आप जानते हैं यूएस के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे हो रहे हैं और आने वाले समय में अमेरिका, जो पहले से भारत का ध्रुव विरोधी हुआ करता था, वो भारत का एक बहुत बड़ा सहयोगी होगा। आप जानते हैं भारत को बहुत ज़्यादा फायदा होता है अमेरिका के साथ व्यापार करके। इससे पहले तक 1991 तक यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन था, वो भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता था। लेकिन 1991 में जब यूएसएसआर 15 देशों में टूटा तो रशिया में अब इतनी ताकत नहीं रह गई कि वो भारत को बचा सके, भारत की हेल्प कर सके, क्योंकि भारत की इकोनॉमी रशिया से ज़्यादा बढ़ गई है। मुश्किल से 2 ट्रिलियन भी इनकी इकोनॉमी नहीं रहेगी और इसमें जो ज़्यादा योगदान है वो ऑयल एंड नेचुरल गैस का है रशिया की इकोनॉमी में, ठीक है। और ये नहीं होते तो रशिया भी पूरा का पूरा बिखर चुका होगा। और सबसे बड़ी बात आपको बताएं, पुतिन बुढ़े हो चुके हैं और ये अनुमान बहुत सारे लोग लगा रहे हैं कि पुतिन की मौत होगी तो रशियन फेडरेशन अपने आप पे बिखर जाएगा। तो भारत को भी बहुत फायदा। और सबसे बड़ी बात है, अगर यूके के साथ भारत की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की डील हो जाती है तो यूके में बहुत बड़ी तादाद में इंडियंस को जॉब मिलेगी। भारत की सबसे बड़ी मजबूरी क्या है कि हमारे नागरिकों के पास रोजगार नहीं है और अगर इन देशों के साथ भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, भारत G7 ग्रुप को ज्वाइन करता है तो इन देशों में भारत को बहुत बड़ी तादाद में जॉब मिलेगी। आप जानते हैं गल्फ कंट्रीज है, भारत उनसे ऑयल इंपोर्ट करता था तो उसके बदले वहां के जो देश है, सऊदी अरबिया है, वो सारे के सारे देश बहुत बड़ी तादाद में भारत को जॉब्स देते थे और भारतीय नागरिक वहां पर नौकरी करते थे, अपनी सर्विसेज करते थे और वहां पर वो पैसे कमाते थे और उन पैसों को भारत भेजते थे, जिससे भारत की इकोनॉमी बहुत बड़ी तादाद में बढ़ी है। और हमेशा से जब भी भारत पर सैंक्शंस लगे हैं, भारत के जो प्रवासी हैं, भारत के बाहर रह रहे हैं, वो भारत की मदद करते हैं। और देखिए वहां के जो अमेरिका है और यूरोप है, वहां के ऑथर्स साफ साफ कहने लगे हैं कि एन आउट ऑफ टच G7 कुड लॉस ग्लोबल लीडरशिप टू ब्रिक्स। ठीक है, जो G7 है वो आउट ऑफ टच हो गया है और ये अपनी ग्लोबल लीडरशिप को जो है लूज कर देगा और ब्रिक्स जो है पूरी दुनिया में राज करेगा। आप जानते हैं ब्रिक्स इतने देशों का संगठन है और इसमें चाइना और इंडिया सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इंडिया को तोड़कर यहां से यहां ले आया जाए ऐसा वो चाहते हैं। लेकिन देखिए इंडिया कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। अगर देखिए आप जानते हैं अगर भारत ब्रिक्स को छोड़ता है तो ये भी भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित होगा, क्योंकि ब्रिक्स कंट्रीज अभी अपनी एक करेंसी लाने पर विचार कर रहे हैं, अपनी एक कॉमन करेंसी लाने पर विचार कर रहे हैं और अगर ये कॉमन करेंसी आती है तो ऑब्वियस सी बात है भारत को उसमें अच्छा खासा योगदान होगा। और जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं इसमें दुनिया के बहुत सारे देश इस ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। लगभग 13 से 15 देशों ने इस ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए आवेदन किया है, जिसमें आप देख सकते हैं बड़े बड़े देश है। आप जानते हैं यहां देख सकते हैं आपको सऊदी अरबिया, देखिए भारत का बहुत ही बड़ा पार्टनर है और बहुत सारे भारतीयों को रोजगार देता है। इजिप्ट है, ये भी भारत का पार्टनर है। ठीक, अल्जीरिया है, अर्जेंटीना है, मैक्सिको है, ठीक है, यूएई है, इंडोनेशिया है, कजाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, टर्की देखिए जो नाटो कंट्री है वो तक ब्रिक्स में आने के लिए आवेदन कर रहा है। तो ऐसा तो संभव नहीं है कि भारत G7 को ज्वाइन करे ब्रिक्स को छोड़कर, तो ये तो अपने आप में ट्रेजेडी साबित होगा। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि भारत एक तरफ रशिया के साथ ब्रिक्स पर रहे और दूसरी तरफ यूएसए के साथ G7 बना रहे, यानी कि ब्रिक्स और G7 दोनों ही ग्रुप्स में भारत का रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में देखो भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती यह है कि भारत को अपना फॉरेक्स रिजर्व बचाकर रखना है। भारत के एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा नहीं है, इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा है। इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा कम बैलेंस है, क्योंकि भारत बहुत बड़ी तादाद में क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है। तो इससे हमारे क्या होता है कि जो फॉरेन करेंसी है हमारे यहाँ पर, ठीक है, वो हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा खत्म हो जाती है और डी डॉलराइजेशन की प्रोसेस में ब्रिक्स एक अपने आप में करेंसी लाने का विचार कर रहा है और इस करेंसी को भारत को भी अपने आप में एक्सेप्ट करेगा। हालांकि ये तो बात की बात है, जिससे भारत का अपने देशों के साथ व्यापार अपने आप में बहुत बेहतर होगा और ब्रिक्स आने वाले समय में बहुत ही गेम चेंजर यहां पर साबित होगा और ब्रिक्स पूरी दुनिया पर राज करेगा, ऐसी बातें बताई जा रही है। लेकिन भारत के लिए मजबूरी यह है कि भारत को G7 भी अटेंड करना है और ब्रिक्स भी, दोनों के बीच में सामंजस्य बना के रखना है। और खुद अपने आप में मैं आपको बताऊं कि जो एक्स प्रेसिडेंट थे यूएस के ट्रंप, उनका भी अपने आप में कहना था कि G7 जो है आउटडेटेड हो चुका है। ठीक है, इनवाइट इंडिया एंड रशिया एंड अदर इन सितंबर मीटिंग। ठीक है, तो ट्रंप का अपने आप में कहना है कि जो रशिया को हमने निकाला G7 से वो ठीक नहीं किया। ठीक है, G7 आउटडेटेड हो चुका और इंडिया की बहुत ज्यादा आवश्यकता। और आप जानते हैं कि ट्रंप अपना इलेक्शन हार गए थे। देखो ट्रंप के इलेक्शन हारने का मेन कारण ये था कि उनका बड़बोलापन था, वो जो थे बिल्कुल डंकी की चोट पर मुंह पे बोल देते थे और इसी वजह से एक तरह से जो प्रेसिडेंट है, एक प्रेसिडेंट है वो हर छोटे छोटे मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है
और उसकी जो है आलोचना पूरी दुनिया में हो रही है, तो अमेरिका के लिए ठीक नहीं था। इसी वजह से ट्रंप अपने आप इलेक्शन हारे थे। लेकिन ट्रंप जो है विदेश नीति को बहुत ही बेहतर तरीके से समझते थे और उन्होंने इंडिया को इन्वाइट करने की मांग उस समय की थी। और ऑब्वियस सी बात है, अगर ट्रंप दोबारा चुनाव जीत कर आते तो भारत जो है G7 का मेंबर अभी तक बन चुका होता। लेकिन अभी अमेरिका की जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उनकी नीतियां कुछ अलग है। जो बाइडेन का अपने आप में कहना है कि हम अमेरिका को बढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा अपनी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे और अकेले ही जो है G7 को लीड करेंगे और दुनिया का जो है सबसे बेहतर संगठन इसको स्थापित करेंगे। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। अमेरिका में लगातार एक के बाद एक बहुत सारे बैंक्स कोलैप्स कर रहे हैं, इकोनॉमी वहाँ की गिर रही है। गिर तो खैर नहीं रही है, लेकिन जो ग्रोथ रेट होनी चाहिए थी वो उतनी नहीं हो रही है। उम्मीद करता हूं कि आप आज के सेशन में आप ठीक से समझ पाए होंगे कि किस तरह से G7 और ब्रिक्स के बीच में अस्तित्व की लड़ाई है। भारत अभी ब्रिक्स का मेंबर है और बात चल रही है कि भारत को G7 में शामिल किया जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर भारत ब्रिक्स को छोड़ के G7 में आता है तो ये सही साबित नहीं होगा। लेकिन अगर भारत ब्रिक्स में भी बना रहता है और G7 को भी ज्वाइन करता है तो दोनों हाथों में भारत के लड्डू होंगे। इस तरह की सिचुएशन होंगी। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।